जय हिंद साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य के मिशन के लिए इसरो ने आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। लगभग 125 से 127 दिन में वह वहां पे जा करके स्थापित हो जाएगा और जिस प्रकार चंद्रयान 3 ने अपना सफलतापूर्वक कार्य किया है, हमें उम्मीद है कि उसी प्रकार से अपना सूर्य का मिशन भी आदित्य L1 बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी अपना जिस उद्देश्य के लिए भेजा जा रहा है वह उद्देश्य को प्राप्त करके ही वापस लौटेगा। साथियों, हम लगातार सफलता दर सफलता पाए जा रहे हैं। अभी हमने देखा चंद्रयान 3 की सफलता हम लोगों ने बहुत अच्छे से की। चंद्रमा पर क्या क्या मौजूद है, हर एक तत्व जो भी मौजूद है वहां चंद्रयान 3 के रोवर ने, प्रज्ञान रोवर ने, विक्रम लैंडर ने बहुत ही बखूबी से अपना पूरा काम जैसे कि इसरो ने सोचा था उस प्रकार से उससे कहीं बेहतर वो अपना कार्य पूरा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए यह मिशन भेज रहा है। साथियों, यह एशिया का पहला ऐसा देश है भारत जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए अपना यह मिशन लॉन्च किया है। यदि आप गूगल करते हैं तो गूगल पे एक नाम और आपको दिखाई देगा, जापान। लेकिन ध्यान रखिएगा, जापान सूर्य की कक्षा में जाकर के या फिर जो लैंग्वेज एरिया है वहां पे जाकर के सूर्य का अध्ययन नहीं करता है, वह पृथ्वी की ही कक्षा में रह करके सूर्य का अध्ययन करता है। ठीक है, तो उसको आप निगलेक्ट करिएगा। यह पूरे विश्व में चौथा ऐसा देश है जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए यह गया हुआ है। साथियों, इससे पहले भी और देश गए हैं। पूरी बातों का चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। किस उद्देश्य के लिए जा रहा है, आम नागरिक को इससे क्या फायदा होने वाला है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, निश्चित ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। साथियों, अगर बात करते हैं आदित्य L1 की, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। सुबह दोपहर में 11:50 पर दोपहर में इसको लॉन्च किया गया। 2 सितंबर का यह दिन था, लॉन्च किया गया। रॉकेट कौन सा था, तो भारत का सबसे कह लीजिए कि जो विश्वसनीय रॉकेट है PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर L1 यानी लैंग्वेज बिंदु पर इसको स्थापित किया जाएगा। 125 से 127 दिन में वो वहां पे चला जाएगा। साथियों, अगर हम बात करते हैं L1 की, ये जो लैंग्वेज बिंदु है, ये लैंग्वेज बिंदु आखिर में ये है क्या, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये एक ही नहीं है, कुल 5 लैंग्वेज बिंदु हैं। और वहां से क्या होता है, यह ऐसा पॉइंट होता है जहां से पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण नगण्य हो जाता है, मतलब कि वहां गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है। वहां से सूर्य बहुत ही साफ दिखाई देता है, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको यह शायद लगा होगा कि सूर्य का अध्ययन करने जा रहा है तो सूर्य के पास जा रहा होगा, एकदम नजदीक जा रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका का एक सैटेलाइट गया हुआ था, उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पार्कर सोलर प्रोब की, उसकी भी चर्चा हम लोग लास्ट में करने वाले हैं। वो सूर्य के एकदम नजदीक गया था। साथियों, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि यह किस बिंदु पे जाकर के सूर्य का अध्ययन करेगा, लेकिन इससे पहले कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि ये अपना मिशन सूर्य के लिए भेज चुके हैं, तो अमेरिका का नासा सबसे ज्यादा बार सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन भेज चुका है। वहीं पूरे विश्व की बात की जाए तो कुल 22 बार सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन भेजा जा चुका है नासा अमेरिका का। इसके साथ साथ जर्मनी है, जर्मनी ने नासा के सहयोग से 1974 में भेजा था। नासा ने सबसे पहली बार 1960 में भेजा था सूर्य के अध्ययन के लिए और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ मिलकर के 1994 में इसको भेजा था। कुल 22 बार और सबसे अधिक अमेरिका ने सूर्य के मिशन के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए अपना मिशन भेजा है। ये तो हो गए कि कौन कौन से देश भेजे हैं, लेकिन ये 15 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी से रह करके ही सूर्य का अध्ययन करेगा। वह सूर्य के पूरा नजदीक नहीं जाएगा। एक मिशन था पार्कर सोलर प्रोब, यह सूर्य के नजदीक जाकर के सूर्य का अध्ययन करता था। वो किसका था, तो वह नासा का एक मिशन था। फिर भी वह सूर्य से बहुत ही दूरी पे था। हमें लगता था कि यह नजदीक है, लेकिन बहुत दूरी पे था। कितना दूर था, तो लगभग 8.5 लाख, मतलब कि 8.5 मिलियन किलोमीटर दूर था। अभी सोचिए, 1 मिलियन में 10 लाख, 85 लाख किलोमीटर अभी दूर था।
85 लाख किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि यह सूर्य के बहुत ही नजदीक जाकर के सूर्य का अध्ययन किया था। अभी तक इतना नजदीक कोई भी मिशन नहीं गया हुआ है। अब भारत ने भी इतिहास रच दिया है। एशिया का वह पहला देश है जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए अपना मिशन भेजा है। अगर यह पूर्णतः सक्सेसफुल हो जाता है, पूरी तरीके से इस L1 कक्षा में जाकर के स्थापित हो जाता है, तो हम ऐसा इतिहास रच देंगे जो कि पूरे एशिया में न अभी रूस ने किया है, न अभी चाइना ने किया है। अभी आप देखे होंगे कि जो चंद्रयान मिशन था, इसके लिए रूस भी गया हुआ था, चीन भी गया हुआ था, लेकिन जो ये सूर्य मिशन है, इसके लिए अभी तक एशिया से कोई भी नहीं गया है कि इस यहाँ पे लैग्रेंज बिंदु में जाकर के सूर्य का अध्ययन कर लें। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इससे एक आम नागरिक को क्या फायदा पहुंचने वाला है, तो ये भी जान लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है, जानना चाहिए। क्या कार्य करने वाला है? अगर हम ये बात करते हैं तो सौर गतिविधियों और मौसमों की निगरानी करेगा, सूर्य के मौसम बदलाव पर नजर रखेगा कि कब सूर्य धूप देगा पृथ्वी पर, कब छांव हो जाएगा, बादल छा जाएंगे, उसकी कितना टेम्परेचर रहेगा, ये सारा कुछ अध्ययन करके वो पृथ्वी पर भेजेगा। इसके साथ साथ सूर्य के तापमान का उपग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते होंगे कि सूर्य एक तारा है, पूरे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कुल 8 ग्रह हैं। ग्रहों के कुछ उपग्रह हैं, जैसे बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। आप देखे होंगे कि चंद्रमा के लिए मिशन भी भेजा गया था। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, सफलतापूर्वक अपना कार्य कर ही रहा है। इसके साथ साथ मंगल के भी फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं। साथ ही साथ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ज्यादा अपना उपग्रह रखते हैं। तो पृथ्वी जो ये सूर्य है, तो इसके जो प्रकाश पड़ते हैं उपग्रहों पर क्या प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार के प्रकाश इस पर पड़ते हैं, उसका तापमान क्या रहता है, इन सभी का अध्ययन ये करने वाला है। साथ ही साथ किस किस रहस्य से पर्दा उठने वाला है, ये भी जान लीजिए। सूर्य वायुमंडल के तापमान से जुड़ी जो गतिविधियां हैं, इससे इसका पर्दा उठ जाएगा कि जो उसके वायुमंडल में तापमान है, कहाँ पे कितना है, कितना कब कम हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है, इन सब से पर्दा उठने वाला है। सौर वायुमंडल में गर्मी का रहस्य, जो सूर्य का वायुमंडल है पूरा, उसमें कितनी गर्मी है, क्यों गर्मी है, इसका पूरा रहस्य हम लोग जानेंगे। अंतरिक्ष के तापमान में सूर्य व किरणों की भूमिका क्या है, जो सूर्य से किरणें आती हैं, इसकी भूमिका क्या है, कहाँ पे ज्यादा, कहाँ पे कम, कौन कौन सी किरणें आती हैं, किस प्रकार से आती हैं, ये सारी चीज का ये अध्ययन करने वाला है। सूर्य की भौगोलिक और पर्यावरण से जुड़ी स्थिति पर यह नजर रखेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि इससे आम आदमी को क्या फायदा पहुंचने वाला है, तो बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है आम आदमी को भी। जैसे मान लीजिए कि कब कितना टेम्परेचर होना है, आपकी मम्मी मान लीजिए कि गेहूं धुल के डाल दी, छत पे डाल दी, और देखें कि सुबह धूप निकला हुआ है। देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह बहुत अच्छा धूप निकला होता है, फिर चल के बारिश हो जाता है, दोपहर में या शाम तक होते होते बारिश हो जाता है, या फिर धूप खत्म हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता होगा। तो इन सभी का अध्ययन ये करने वाला है बहुत ही आसानी से और अच्छे से। इसी के लिए यह मिशन सब भेजा गया है। किसान धान के दिनों में बीज डाल देता है, बारिश आ जाता है, कब धूप रहेगा, कब कितना टेम्परेचर रहेगा, इससे भी इसको फायदा पहुंचने वाला है। इन सभी का अध्ययन करने वाला है। तो आम नागरिकों को भी इससे फायदा पहुंचने वाला है। कब बारिश होगा, कब धूप रहेगा, कब गर्मी पड़ेगी, कब छांव, कब बरसात, फलान ढिमकान, सब कुछ आप लोगों को मालूम चलने वाला है। तो ये तो हो गया। और बात करते हैं कि किसका अध्ययन करेगा, तो सूर्य के 3 परत होता है, तो सूर्य के ऊपरी परत, जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसका ये अध्ययन करने वाला है। तो आई होप ये पूरा मिशन आप समझ गए होंगे, क्यों भेजा जा रहा है, किसके लिए भेजा जा रहा है, कब भेजा गया, किसने और भेजा था, सारी बातों का डिस्कशन हम लोगों ने आज इस सेशन में कर लिया है। आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।